अरे मैडम, आप तो हर बात में एक चीज़ दो चीज़ जोड़ ही देती हैं। याद करें, याद आ रहा है थोड़ा सा? या लोडिंग ऑटो में ले जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, अब 1 लाख कहाँ से लाएंगे? तो 1 लाख पार्टनर्स अपनी जेब से लाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर को समझ रहे हैं। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है किसी फर्म में तो कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। कुछ एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं और आज जो एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा एडजस्टमेंट है? अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही प्यारा है, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसी तरह का एडजस्टमेंट है यहाँ। यदि आपको थोड़ा सा भी याद होगा ना तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, जब भी नया पार्टनर किसी फर्म में आता है तो हमने देखा कि कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। अब उन एडजस्टमेंट में रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस का भी एडजस्टमेंट होता है। अब मैडम, ये रिजर्व क्या होता है? देखिए, जैसे हम सपोज कर लेते हैं नमन और आकाश 2 पार्टनर थे, ठीक है ना। अब ये दोनों बढ़िया अपना काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, जब से फर्म स्टार्ट की थी तब से इन लोगों ने डिसाइड किया था कि थोड़ा थोड़ा पैसा ये लोग क्या करेंगे, एक रिजर्व में डाल देंगे, ताकि इन केस कभी हमें ज़रूरत पड़ गई तो ये रिजर्व में से पैसा ले लेंगे। क्योंकि ऐसा हो जाता है, बहुत सारी टाइम ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जब कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो कहाँ से निकाल लेते ये लोग? रिजर्व में से निकाल लेते। हम सपोज कर लेते हैं इन्हें रिजर्व बनाया था और ये रिजर्व इनका जब से लेके अभी तक 5 लाख का इकट्ठा हो गया था। कब तक? जब तक इनकी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा था तब तक। मतलब इन्होंने बनाया बहुत पहले था, लेकिन रिजर्व इकट्ठा होते होते 5 लाख का इकट्ठा हो गया था। लेकिन तभी क्या ये डिसाइड हुआ कि नया पार्टनर एंटर होगा। अब एक बात बताओ, जो नया पार्टनर एंटर हुआ तो वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेगा, साथ ही साथ वो जितना भी जो भी है फर्म के पास उसमें से भी पैसा लेगा। तो ये जो 5 लाख हैं उन्हें इकट्ठा किसने किया था? इन 2 पार्टनर ने। यदि नया पार्टनर आता है जैसे सुधीर, क्या इसको भी ये इसमें से पैसा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए ना, उसने तो कुछ लगाया ही नहीं है। लेकिन जब आप 5 साल बाद, यदि उसके आने के 5 साल बाद इस 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इससे यदि पैसा मिलेगा तो इन दोनों का नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत पहले से पैसा लगाता हुआ आ रहे हैं। तो क्या होता है, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो ये रिजर्व है, इनका क्या करते हैं? एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसी तरह से क्या होता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, रह गया था डिस्ट्रीब्यूट होने से, बैलेंस शीट बनी थी तब भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। यदि कोई प्रॉफिट है वो भी रह गया था और यदि कोई लॉस है वो भी रह गया था। तो उसका एडजस्टमेंट भी कब करना पड़ता है? नए पार्टनर के आने से पहले। क्लियर? यहाँ तक तो मैडम बिल्कुल समझ में आ गया। अब वो जो रिजर्व हैं या वो जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली तो जनरल रिजर्व, ये मैंने आपको अभी समझाई कि क्या होता है। जनरली बना दिया जाता है जनरल रिजर्व कि कभी कोई ज़रूरत हुई तो हम वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। नेक्स्ट होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। याद करें, याद आ रहा है थोड़ा सा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्कमैन जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका किसी का एक्सीडेंट हो गया या मशीनरी पे काम करते वक्त उनका कोई हाथ कट गया या पैर कट गया या लोडिंग ऑटो में ले जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, तो इसका पैसा कौन देगा? ऑर्गेनाइजेशन देगी। अब ऑर्गेनाइजेशन अपनी जेब से थोड़ी देगी, वो मिलके जितने पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके देंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पहले से ही एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं। जो भी 2 पुराने पार्टनर हैं, जैसे हमने सपोज कर लिया कि नमन और आकाश ही पुराने पार्टनर हैं, इन्होंने क्या किया, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया और ये इसमें पैसा इकट्ठा करते गए ताकि जब भी ज़रूरत हो तो इसमें से पैसा निकाल लिया जाए। तो ये रिजर्व भी क्या नए पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? हाँ, मान रहे हैं कि इन केस नए पार्टनर के आने के बाद भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस समय ये तीनों पार्टनर मिलके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इकट्ठा करेंगे ना। ये जो रिजर्व है, हम सपोज कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2 लाख का, जिसे इन दोनों पार्टनर ने इकट्ठा किया है। अब ये 2 लाख का जो है नए पार्टनर से के आने से पहले
कोई कंपनसेशन लिया नहीं किसी ने, तो ये किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए? दोनों पार्टनर्स के बीच। ये एक रिजर्व होता है। नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कहीं शेयर खरीद लिए, तो हो सकता है उसमें फ्लक्चुएशन हो जाए। जैसे लैंड और बिल्डिंग की कीमत तो हमें पता ही है कि बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन शेयर खरीद लिए, शेयर की कीमत हो सकता है कम हो जाए, तो फ्लक्चुएशन तो होता ही है। तो सपोज उन्होंने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख की। अब ये जो बिल्डिंग है इसकी आज कीमत हो गई 1,50,000। अब ये जो 1,50,000 इसकी जो कीमत हो गई है, तो भैया ये खरीदी तो नमन और आकाश ने मिलके थी ना, तो जो इनको प्रॉफिट हुआ है 50,000 और ज़्यादा का, तो ये किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? इन दोनों के बीच ही होना चाहिए ना। नए पार्टनर को क्यों दे? उसने तो कुछ किया धैर्य नहीं। यदि लेकिन हम इसकी कीमत, यदि हम 5 साल बाद इसे सोचते हैं कि चलो नहीं अभी नहीं सेल कर रहे, आने दो नए पार्टनर को, तब इसकी वैल्यू 2 लाख क्या सपोज 3 लाख हो गई, तो नया पार्टनर कहेगा मुझे भी दो। पर खरीदी किसने थी? पुराने पार्टनर्स ने खरीदी थी। तो इसलिए उसके आने से पहले इनका एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो इसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस तरह से ये रिजर्व होते हैं। इसके अलावा कोई भी रिजर्व हो सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का कोई रिजर्व दिया है यदि आपको क्वेश्चन में, तो आपको इसी तरह से उसे एडजस्टमेंट करना है। अब क्या होता है, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। अरे मैडम आप तो हर बात में 1 चीज़ 2 चीज़ जोड़ ही देती हैं, अब क्या कर सकते हैं? देखिए, जब बैलेंस है जो रिजर्व का या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विदाउट एडजस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, विदाउट एडजस्टमेंट। अब ये विदाउट एडजस्टमेंट क्या होता है मैडम? देखिए, जैसे सपोज हम ये सेकंड वाले का एग्जांपल लेते हैं, इसे मैं डिटेल में भी बताऊंगी। क्या एग्जांपल ले लेते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये मैंने बनाया था, कितने का बनाया था? ये मैंने 2 लाख का बनाया था ना। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये 2 लाख का मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था। अब इस 2 लाख के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बनाने के बाद क्या हुआ? कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अब ये एडजस्टमेंट क्या होता है कि किसी ने भी इस रिजर्व के लिए क्लेम नहीं किया। अब क्लेम क्या है? क्लेम मतलब किसी का हाथ नहीं टूटा, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। जो ये 2 लाख का रिजर्व था, ये 2 लाख का 2 लाख ही रहा। भगवान की दया से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी भी वर्कमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्या हुआ? ये 2 लाख का 2 लाख ही रहा, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे। और क्या कर देंगे? जो ये रिजर्व है 2 लाख का, इसे तीनों पार्टनर्स में या दोनों पार्टनर्स में, तीनों में नहीं, दोनों पार्टनर्स में, तीसरा तो भैया नया पार्टनर है, दोनों पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो यहां पर लिख दूंगी 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसी तरह से जनरल रिजर्व की भी बात होती है कि किसी ने उसके लिए क्लेम नहीं किया। जो 5 लाख का रिजर्व था ना, जो 5 लाख का, वो पूरा का पूरा बचा रहा, किसी ने उसके लिए मांग नहीं किया, उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उसे भी क्या करेंगे? नए पार्टनर के आने से पहले जो पुराने दोनों पार्टनर्स हैं उन्हें पुराने रेशो में बांट देंगे। तो इसे भी मैं यहाँ पर कहाँ लिखूंगी? ऊपर ही लिखूंगी ना, डेबिट में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट भी होता है, इसे भी मैं डेबिट में लिखूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बाद मैंने एक चीज़ और लिखी है यहाँ पर, प्रॉफिट। यदि कोई ऐसा प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने से रह गया, तो उसे भी मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, और ब्रैकेट में प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। और ये सब क्या होंगे? जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये स्थिति कब है? प्रॉफिट के समय। लेकिन यदि कोई ऐसा लॉस है जो पहले का रखा हुआ है, लेकिन जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने खर्चे नहीं उठाए, अपने खुद से वहन नहीं किया, तो उसका नुकसान नया पार्टनर क्यों सहे? तो वो भी क्या होगा? उसके आने से पहले दोनों पार्टनर्स उसका पेमेंट कर देंगे या उसके नुकसान को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये तो सारी एंट्री हो गई किसकी? जब विदाउट एडजस्टमेंट है ना।
और लॉस की भी विदाउट एडजस्टमेंट की ही होगी, लेकिन लॉस के लिए हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स ही आएगा बच्चों, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने लिखा है ना इसमें भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगी, लॉस। तो जो भी लॉस होगा ना उसको यहां लिख देंगे। तो ये कब की है, ये दोनों एंट्री, ये जो दोनों एंट्री है ये तब के लिए है जब किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, ये लिखा है ना विदाउट एडजस्टमेंट, जब किसी ने भी कोई क्लेम नहीं किया है, किसी ने भी कोई पैसा नहीं मांगा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, इस तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। अब स्थिति आती है कि यदि कोई आ गया और उसने क्लेम मांग लिया, ठीक है, चाहे वो हो सकता है कि जनरल रिजर्व का क्लेम हो, चाहे हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो, चाहे हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का क्लेम हो, या प्रॉफिट का भी कोई मांग सकता है क्लेम। यदि किसी ने क्लेम मांग लिया तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री करें। अब अगली स्थिति क्या बताई थी कि मैंने कोई एडजस्टमेंट करना पड़ गया, मतलब किसी ने क्लेम मांग लिया, तो फिर हम कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। किसका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यदि किसी ने क्लेम नहीं मांगा तो हमको पता ही है क्या एंट्री करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो तब की है जो अभी मैंने पहले बताया जब किसी ने क्लेम मांगा ही नहीं। लेकिन यदि किसी ने क्लेम मांग लिया तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ये एंट्री बच्चों कौन सी स्थिति में बनेगी उसे ध्यान से समझिएगा। हम सपोज कर रहे हैं जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 5 लाख का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5 लाख का। वो क्लेम मांगने वाले ने कितने का क्लेम मांग लिया, 5 लाख का ही। तो जितना भी पैसा है वो कहाँ में चला जाएगा, क्लेम में। तो सिर्फ एंट्री क्या होगी, यहाँ पर मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एक डेबिट करना है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करना है, और दोनों तरफ 5 लाख लिख देना है। मतलब सारा पैसा मेरा क्लेम में चला गया। आया समझ में, कुछ भी नहीं बटा पार्टनर्स में, क्योंकि जितने का क्लेम था, जितने का रिजर्व था, उतने का ही क्लेम मांग लिया गया। ठीक है मैडम। अब यदि क्लेम 5 लाख का रिजर्व है और जो क्लेम है वो कितने का मांगा गया, 2 लाख का। ठीक है, क्लेम कितने का मांगा, 2 लाख का। रिजर्व कितने का है, 5 लाख का। क्लेम कितने का मांगा, 2 लाख का। अभी भी कितना है रिजर्व में पैसा, 3 लाख है ना। तो 3 लाख का क्या होगा, जो 2 पार्टनर्स हैं, 3 पुराने पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं, वो अपने बीच बांट लेंगे। किस रेशो में, अपने पुराने रेशो में। तो यहाँ पर मैं क्या एंट्री कर दूंगी, 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्लियर, कितना, 3 लाख। अब 3 लाख का उनका जो भी रेशो रहा होगा, इक्वली रहा होगा या जो भी होगा, वो आपस में बांट लेंगे। तो ये कौन सी स्थिति बन गई, जब क्लेम कम का है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, ज़्यादा का है। आप कभी कभी एक इसके अपोजिट भी स्थिति बन सकती है, क्या, कि भैया जो क्लेम हुआ, जो क्लेम हुआ वो 6 लाख का हो गया। कम रिजर्व कितने का था, 5 लाख का। क्लेम हो गया कितने का, 6 लाख का। अब 1 लाख कहाँ से लाएंगे, तो 1 लाख पार्टनर्स अपनी जेब से लाएंगे। जब वो अपनी जेब से लाके उस क्लेम को पूरा करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री होगी, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और जब पार्टनर अपनी जेब से पैसा देता है तो याद कीजिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं।
ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करने का क्या मतलब है, पार्टनर्स अपनी जेब से पैसा लेके आए हैं। एंड 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, पूरा लिख ही देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम क्लियर। तो अब इसमें क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन 5 लाख का था, 1 लाख पार्टनर्स अपनी जेब से ले आए, वो क्लेम कितने का हो गया, 6 लाख का हुआ। अब जब पार्टनर्स अपनी जेब से लाते हैं तो क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन को कर देते हैं क्रेडिट, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको कर देते हैं डेबिट। याद आ रहा है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो जितना लाया होगा उसका हम लिख देंगे। ठीक है, कितना, 1 लाख और 1 लाख, जितना पैसा लाया है बस उसी की एंट्री करेंगे। तो इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह से बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट होगा। जितने का क्लेम है, ठीक है, जितने का क्लेम है, यदि पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन उतने का ही है तो हम क्या करेंगे, पूरा पैसा वहीं डाल देंगे। लेकिन क्लेम कम का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज़्यादा का है तो हम इस तरह से क्या करेंगे, जितने का क्लेम है क्लेम में डाल देंगे और बाकी दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसी तरह से यदि क्लेम ज़्यादा का हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का क्लेम ज़्यादा का हो गया तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल देंगे और दोनों पार्टनर से उनसे बोलेंगे कि भैया जाओ अपने घर से लेकर आओ। तो इस तरह से यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट होता है, बहुत ईजी है। जितना भी आप अभी तक पढ़ेंगे, जैसे आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ा, ये अभी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं, फिर आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, फिर डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, उनमें इसी तरह से ट्रीटमेंट होते हैं। आपने जब फर्स्ट टाइम इन्हें समझा होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आई होगी, मैंने भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आता होगा। यहाँ से मैंने उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको मेरे वीडियोज़ यदि अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।